एपिसोड 11 की शुरुआट में टान और नट जब एक दूसरे के साथ थे तो टान नट को छोड़ने के लिए उसके घर तक आता है। उन दोनों को साथ में नट की माँ देख लेती है। टान के जाने के बाद नट की माँ उससे पूछती है कि वो कौन था। नट उनसे कहता है वो मेरा एक दोस्त था। तो वो कहता है अब मुझे समझ आया कि हमारे किस करने के बाद तुम क्यों मुझसे इतने ज़्यादा नाराज़ हो गए थे, क्योंकि मैंने वही शब्द कहे ना जो टान ने तुमसे कहे थे। नट उससे कहता है टान के साथ मुझे बहुत अच्छा लगता था। घर आने के बाद मुझे घर जैसी फीलिंग कोई आती ही नहीं थी। तो वो उससे कहता है इसलिए तुमने सोचा कि तुम इस रिश्ते को अपने तक ही रखोगे। नट कहता है हाँ, मैं टान के साथ डेटिंग करता रहा, हालांकि ये हमारे लिए बहुत रिस्की था। एक दिन तो हम बस पकड़े ही गए थे। फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जब टान और नट मूवी देखने के बाद वापस लौट रहे थे, लेकिन तभी नट के फादर ने उन दोनों को साथ में देख लिया था। वो नट को अपने साथ ज़बरदस्ती खींच कर ले आता है। नट तोफू को बताता है उस दिन तो कैसे भी मैंने सब कुछ संभाल लिया था, लेकिन लक हमारे साथ नहीं था। फ्लैशबैक का एक और सीन दिखाया जाता है जब नट और टान स्कूल के स्टोर रूम में मिले थे। वो टान के स्कूल का लास्ट डे था। नट टान के लिए एक बैंड लेकर आया था जिसमें एक स्मॉल हार्ट बना हुआ था। वैसा ही बैंड उसने भी पहना हुआ था। टान नट से कहता है मैं जल्दी ही चियांग माई जाने वाला हूँ, मैं वहाँ जाकर तुम्हें बहुत मिस करूँगा। नट उसे कहता है क्यों ना मैं भी आगे जाकर उसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लूँ जिसमें तुम जाने वाले हो। टान उसे कहता है बिल्कुल नहीं, मैं चाहता हूँ कि तुम वही करो जो तुम चाहते हो। मेरी वजह से यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने की ज़रूरत नहीं। नट उसे कहता है लेकिन फिर मैं तुमसे बहुत दूर रहूँगा। जब हम एक दूसरे को मिस किया करेंगे तो फिर हम क्या करेंगे। टान उससे कहता है तब का मुझे नहीं पता, लेकिन अभी मैं तुम्हें किस करना चाहता हूँ। टान उसे किस करने ही वाला होता है कि तभी उनकी डिप्यूटी डायरेक्टर उन दोनों को देख लेती है। वो नट के मॉम डैड को बता देती है कि नट को टान के साथ किस करते हुए देखा गया था। सिममिन गुस्से में बाहर जाता है। टान उससे माफ़ी मांगता है लेकिन सिममिन उसे मारने लगता है। तभी वो डायरेक्टर सिममिन को रोकती है। सिममिन नट से कहता है अगर तुम मुझे आज के बाद इस लड़के के साथ दिखाई दिए तो मुझे अपना डैड मत बुलाना, और वो उसे वहाँ से खींच कर ले जाता है। नट ने टान से मिलना भी बंद कर दिया था, लेकिन टान अब स्कूल छोड़कर जाने वाला था। टान नट को मैसेज करता है क्या मैं आखिरी बार तुमसे मिल सकता हूँ। नट उससे मिलने के लिए उसी टेडी बियर शॉप के बाहर जाता है। टान के हाथ में एक टेडी बियर था। टान उससे कहता है मैं चियांग माई जा रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। मेरे दिल में सिर्फ तुम हो। मैं तुम्हारे लिए ये टेडी बियर लेकर आया हूँ। जब भी तुम अंदर से दुखी हो हमेशा इस टेडी बियर को हग करना, तो ये टेडी बियर तुम्हें मेरी याद दिलाएगा जब हम दोनों एक दूसरे को हग किया करते थे। नट उससे कहता है मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं लाया। तो टान कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बस चाहता हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो। क्या तुम मुझे बस हग कर सकते हो। नट उसे तुरंत हग कर लेता है। तभी नट का डैड वहाँ पहुँच जाता है और उन दोनों को साथ में देख लेता है। अब वो सीधा नट को थप्पड़ मारता है। वो टान को भी मारने वाला होता है। तभी नट कहता है प्लीज़ उसे कुछ मत करिए। सिममिन उसे खींचते हुए घर लाता है और उससे कहता है तुम्हें मेरी रेपुटेशन की कोई परवाह है या नहीं। वो घर जाकर सीधा नट को धक्का देता है और उसे फिर से मारने लगता है। नट की माँ बीच में आती है तो वो उससे कहता है आज तुम बिल्कुल भी बीच में मत आना। नट की माँ सिममिन को बहुत रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं मानता। नट को भी गुस्सा आने लगता है और वो सिममिन पर हाथ उठा देता है। सिममिन उससे कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझ पर हाथ उठाया। नट चिल्लाते हुए कहता है अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी रेस्पेक्ट करूं तो आपको पहले उस तरह मुझसे पेश आना होगा। सिममिन उसे फिर मारने लगता है तो नट उससे कहता है मुझे आपके जैसा मीन डैड बिल्कुल भी नहीं चाहिए, और भागते हुए अपने रूम में चला जाता है। सिममिन उसके दरवाजे को खटखटाते हुए कहता है नट अभी के अभी दरवाज़ा खोलो, लेकिन नट अपने उसी टेडी बियर को गले लगाए रो रहा था। सिममिन उससे कहता है तुम उस लड़के से कभी भी मिलने गए तो मेरी लाश से होकर जाना। तुम्हारी माँ तो तुम्हें कुछ नहीं सिखा पाई, लेकिन मैं तुम्हें अच्छे से सिखाऊंगा। नट सोचने लगता है तो इसीलिए नट उस दिन रो रहा था जब मैं जागा था। नट उसे कहता है ये सब के बाद मुझे वो करने की हिम्मत मिली जो मैंने कभी भी करने के बारे में नहीं सोचा था। फ्लैशबैक में नट की माँ उसके रूम के बाहर खड़ी होकर कहती है नट तुम्हें अच्छे से पढ़ाई करनी होगी, तुम्हारे डैड चाहते हैं कि तुम मिलिट्री एग्ज़ाम दो। तो नट उनसे कहता है बिल्कुल नहीं, मैं कह चुका हूँ कि मैं सोल्जर नहीं बनना चाहता। नट की माँ उससे कहती है तुम्हें अपनी डैड की बात सुननी चाहिए, वो तुम्हारा भला चाहते हैं। नट उनसे कहता है वो मेरे नहीं सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, मेरे बारे में कभी कोई नहीं सोचता।
आप दोनों ने मिलकर मेरा उससे ब्रेकअप करवा दिया। अब आप चाहते हैं कि मैं खुद को भी भूल जाऊं? मेरा अपनी लाइफ पर कोई हक है या नहीं? ना उससे कहती है, मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से तुम्हारी लाइफ ऐसे हो गई, लेकिन तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे। नट चिल्लाते हुए कहता है, मैं गे हूँ, मैं कोई बीमार नहीं हूँ जो आप मुझे डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे। गे होना कोई बीमारी नहीं है, आप लोगों को ये बात समझ में क्यों नहीं आती? अगले दिन सिमिन उससे कहता है, अगर तुम मिलिट्री एग्ज़ाम नहीं देने वाले तो कोई बात नहीं, तुम डॉक्टर्स के लिए ट्राई करो या इंजीनियरिंग एग्ज़ाम के लिए ट्राई करो। नट कहता है, मुझे इसमें से कुछ नहीं करना, अगर आपको इतना ही शौक है तो आप कर लीजिए, मैं वही करूँगा जो मैं चाहता हूँ, और अगर आप दोनों को प्रॉब्लम है तो मैं कहीं और जाकर रहने लगूँगा। आपको अगर मेरे गे होने से प्रॉब्लम है तो मैं किसी को बताऊँगा भी नहीं कि मैं आप दोनों का बेटा हूँ। मैं सबसे यही कहूँगा कि हम रिलेटेड नहीं हैं, मैं आपका बेटा नहीं हूँ। ना उसे थप्पड़ मारते हुए कहती है, ऐसा कभी मत कहना, तुम हमारे बेटे हो। सिमिन कहता है, अगर तुम इस घर से बाहर निकले तो यहाँ वापस आने के बारे में मत सोचना। सिमिन के जाने के बाद ना नट से कहती है, नट तुम पहले कुछ खा लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन नट उसके सारे लंच को फेंकते हुए कहता है, मुझे कुछ नहीं खाना, और वहाँ से चला जाता है। नट तोफू को बताता है, जब भी हमारे बीच लड़ाई हो जाती थी माँ मेरे लिए फ़ूड लेकर आती थी और हमसे माफ़ी मांगती थी। सच तो ये है कि वो मुझे मनाने की कोशिश करती थी कि मैं कैसे भी डैड की बात मान लूँ, मैं डैड से माफ़ी मांग लूँ। उन्हें एक ओबीडियंट बेटा चाहिए था तुम्हारी तरह, इसलिए उन्होंने तुम्हें यहाँ रहने दिया। उन्होंने मुझसे कभी प्यार नहीं किया। तोफू कहता है, तो क्या इसीलिए तुम अपनी माँ के हाथ के बनाए लंच को कभी नहीं खाते? नट कहता है, हाँ, क्योंकि मुझे हमेशा उस दिन की याद आती है कि किस तरह उन्होंने मुझे कभी नहीं समझा। तभी नट की माँ वहाँ आ जाती है, वो सारी बातें सुन रही थी। नट तोफू से कहता है, काश उस दिन डैड ने मुझे मारा होता, इतना मारा होता कि मैं मर ही जाता। कम से कम मुझे ये तो ना देखना पड़ता कि मैंने अपनी माँ से जो उम्मीद लगाई थी वो ही मेरे अगेंस्ट हो गई। उन्होंने मुझे नहीं समझा, मुझे प्रोटेक्ट नहीं किया। तभी ना उन दोनों से कहती है, मुझे माफ़ कर दो, मैं यहाँ दरवाज़ा बंद करने आई थी, लेकिन तुम दोनों जब अंदर आओ तो कर देना। ऐसा कहकर वो अपने रूम में आती है और रोने लगती है। नट भी अब अपने रूम में जाता है, वो अकेला बैठा रो रहा था। तभी तोफू उसके पास आता है। तोफू उससे कहता है, तो तुम इसीलिए हमेशा प्यार से दूर भागते आए ना, क्योंकि तुम्हें डर है कि तुम जिसे भी प्यार करते हो तुम उन्हें खो दोगे। नट उसे गले लगा लेता है। तोफू सोचने लगता है, तो नट टेडी बेयर को इसलिए गले नहीं लगाता था क्योंकि वो उसे प्यार करता था, बल्कि इसलिए गले लगाता था क्योंकि वो टेडी बेयर उसे किसी की याद दिलाता था। मुझे अब सच में हर्ट फील हो रहा है, मैं टान से जेलस हूँ। तोफू सॉन्ग और गैन को कॉल करता है उनसे एडवाइस मांगने के लिए कि नट और नट की माँ के बीच में जो इश्यूज़ हैं उन्हें कैसे ठीक किया जा सकता है। सॉन्ग उससे कहता है, किसी ने मुझे बताया था कि बात करना सबसे आसान तरीका है। नट और नट की माँ को आपस में कम्युनिकेशन करना होगा। तभी सॉन्ग गैन से कहता है, क्या तुम कल मुझसे मिलने के लिए आओगे? गैन अगले दिन सॉन्ग की बताई हुई जगह पर पहुंच जाता है। वो देखता है कि वहाँ काफ़ी डेकोरेशन हो रही थी। अचानक से सॉन्ग वहाँ आता है और नीचे झुक जाता है। गैन सोचता है कि शायद वो उसे प्रपोज करने वाला है, लेकिन सॉन्ग अपने शू लेस बांध रहा था। सॉन्ग उससे कहता है, अगर तुम चाहते हो कि मैं वैसा करूं जो तुमने सोचा तो मुझे पहले अंदर तो आने दो। गैन उसे कहता है, बकवास बंद करो, पहले मुझे ये बताओ इतनी सुबह सुबह तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? सॉन्ग उससे कहता है, मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ क्या हमारे बीच में सच में कुछ नहीं हो सकता। मुझे पता है कि तुम मेरी फीलिंग्स रखते हो, फिर तुम ऐसे क्यों करते हो? तभी वहाँ गैन का एक्स बॉयफ्रेंड विन पहुँच जाता है। गैन और विन आपस में बातें करने लगते हैं। विन जानबूझकर गैन को चिढ़ाने के लिए आया था। विन उससे कह रहा था, मैंने तुमसे ब्रेकअप करके बिल्कुल सही डिसीजन लिया। अब मेरा एक और बॉयफ्रेंड है, मैं उसके साथ यहाँ पर आया हुआ हूँ और अब मैं कैबेज भी नहीं खाता। क्या तुम अभी भी अपने गार्डन में कैबेज उगाते हो? तो गैन उससे कहता है, नहीं, मैंने अब गॉड उगाना शुरू कर दिया है। गैन देखता है कि सॉन्ग उन दोनों को साथ में देखकर बहुत जेलस फील कर रहा था। सॉन्ग जब वहाँ से जाने लगता है तो गैन उसके पीछे पीछे आता है। सॉन्ग उससे कहता है, तुम अपनी एक्स से क्या बातें कर रहे थे? तो गैन कहता है, ज़्यादा मत सोचो, उसका एक और बॉयफ्रेंड बन चुका है, वो उसके साथ ही वहाँ आया हुआ है। अब गैन उसे बताता है, विन 18 साल का था और मैं 24 साल का था जब हम दोनों रिलेशनशिप में आए थे। उसे जो पसंद था मैं वो सब उसके लिए किया करता था।
लेकिन एक दिन ऐसा आया जब उसे अपनी आगे की पढ़ाई के लिए अब्रॉड जाना था। मैंने उससे कहा कि मैं उसका इंतज़ार कर लूँगा, लेकिन उसने कहा कि मुझे अपना समय बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो वहाँ जाकर किसी और बेटर इंसान को ढूंढ लेगा। और देखो, उसने बिल्कुल वैसा ही किया। सॉन्ग कहता है उसने ऐसा किया क्योंकि वो आपसे इतना प्यार करता ही नहीं था। मैं और वो बिल्कुल अलग हैं। मैं आपको लेकर सच में बहुत सीरियस हूँ। क्या हुआ अगर मैं यंग हूँ तो? मैं जल्दी जल्दी ग्रो होने की कोशिश करूँगा। आप इतना आगे का अभी से क्यों सोच रहे हैं? गैन कहता है बहुत हुआ, अब मैं घर जा रहा हूँ। मुझे अपने गोड्स वाले प्लांट्स को पानी देना है जिससे वो जल्दी जल्दी ग्रो हो सके। सॉन्ग कहता है इसका मतलब आप हमारे रिलेशनशिप के लिए रेडी हैं? वो गैन को गोद में उठाते हुए कहता है मुझसे तो इंतज़ार ही नहीं हो रहा। मैं जल्दी से वो गोड लीव्स खाना चाहता हूँ। गैन उसके सर पे वाटर बोतल मारते हुए कहता है ये क्या कर रहे हो, हम पब्लिक में हैं। सॉन्ग उसे अपने बैग पर उठाकर तुरंत घर ले जाने लगता है। अगले दिन तोफू नट से कह रहा था अब मैं समझ गया हूँ, तुम अपनी माँ से इसलिए नाराज़ नहीं रहते क्योंकि तुम उनसे नफ़रत करते हो, बल्कि तुम उनसे इसलिए नाराज़ रहते हो क्योंकि पास्ट में जो भी कुछ हुआ तुम वो सबको लेकर इरिटेटेड रहते हो। किसी ने मुझसे कहा था कि हर फैमिली मेम्बर को अपनी फैमिली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहिए, जिसका सबसे बेस्ट तरीका होता है आपस में बातें करना। अगर तुम एक दूसरे को समझना चाहते हो तो तुम्हें आपस में बातें करना होगा। नट उससे कहता है तुम इतने स्मार्ट कब से बन गए? अब वो दोनों नीचे जाने लगते हैं तो तोफू उससे कहता है कल जैसा पागलपन मत करना अपनी माँ के सामने। नट कहता है चिंता मत करो, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। तोफू उसके चीक्स पुल करते हुए कहता है गुड बॉय। नट कहता है क्या अब मुझे मेरा इनाम मिलेगा? तोफू उसके नज़दीक जाते हुए कहता है इस बारे में मैं कल सोचूंगा, और नीचे जाने लगता है। जब वो नीचे आते हैं तो वो देखते हैं कि नट की माँ वहाँ नहीं थी। नट उनका फ़ोन ट्राई करता है तो तोफू उसे बताता है मैं तुम्हें बताना भूल गया, लेकिन उनका फ़ोन ख़राब हो गया है। नट उन्हें देखने के लिए बाहर जाता है। तोफू फर्नीचर से बात करने की कोशिश करता है लेकिन अब कोई भी नहीं बोल रहा था। तभी खुनचाय उन दोनों को टेबल पर रखे हुए एक नोट की तरफ लेकर आता है। जब वो उस नोट को खोलते हैं तो उसमें लिखा हुआ था मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ, मेरी आज अपॉइंटमेंट है। वो दोनों हॉस्पिटल पहुंचकर गैन की माँ से पूछते हैं तो वो कहती हैं हाँ, ना यहीं आई हुई थी, वो अभी बाहर की साइड गई हुई है। ना बाहर जाकर उस बारे में सोच रही थी जो भी गैन की माँ ने उससे कहा था। उन्होंने कहा था तुमने जो भी सिम्टम्स बताए उनके काफ़ी सारे रीज़न हो सकते हैं। हो सकता है तुम्हारी दवाई की साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से ऐसा हो रहा हो। हमें तुम्हारे और टेस्ट करने होंगे। ना ये सब सोचकर आगे जा ही रही थी, तभी तोफू और नट देखते हैं कि ना के सामने से एक बाइक चली आ रही थी। नट समय से पहुंच जाता है और ना को तुरंत बाइक के सामने से हटा देता है। तभी उसे पास्ट का एक सीन याद आता है जब ना ने भी इसी तरह नट को बचाया था, जिस वजह से ना को चोट लग गई थी। और नट उसे कहता है आपको दर्द हो रहा होगा ना, लेकिन ना की माँ उससे कहती हैं नहीं, तुम्हें सेफ देखकर मुझे बिल्कुल दर्द नहीं हो रहा। इस बार ना नट की चोट देखकर कहती है तुम्हें दर्द हो रहा होगा ना। नट बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। तोफू कहता है आप अचानक से कहाँ जा रही थी? तो नट की माँ उससे कहती है मेरे दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही थी, बाइक कब मेरे सामने आ गई मुझे पता ही नहीं चला। गैन की माँ नट से कहती है आज से अपनी माँ के साथ हमेशा बाहर जाया करना, जिससे वो कहीं रास्ते में खो ना जाए। नट को अचानक उसके डायरेक्टर का कॉल आता है, लेकिन वो उनसे कह देता है मैं अभी ऑफिस नहीं आ पाऊँगा, मैं अपनी माँ को घर लेकर जा रहा हूँ। प्रेब अपने उस फेसबुक पेज को देख रही थी जो उसने टान के लिए बनाया था, और उसे टान की कही एक बात याद आती है। टान ने उसे बताया था कि उसके बॉयफ्रेंड के साथ उसकी रिलेशनशिप सिर्फ 1 साल रही थी और उसका बॉयफ्रेंड स्कूल में उसका जूनियर था। नट की ऑफिस आते ही प्रेब उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी डायरेक्टर नट को अपने साथ ले जाता है। डायरेक्टर नट से कहता है तुमने स्क्रिप्ट में कावी की मॉम को इस तरह क्यों दिखाया है कि वो अपने बेटे के साथ नहीं है, बल्कि वो अपने हस्बैंड का साथ दे रही हैं। कावी जो कि नट का ही रोल प्ले कर रहा था। नट कहता है क्या आपको नहीं लगता कावी की मदर ने उसको सपोर्ट करने की बजाय उसके फादर के सामने उसे थप्पड़ मारा? डायरेक्टर कहता है स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग जहाँ तक मुझे लगता है कावी की माँ अपने बेटे के लिए स्टैंड लेने में बहुत डर रही थी। उसे डर था कि कहीं कावी के डैड उस पर और भी ज़्यादा हाथ ना उठाएं। उन्होंने जो भी कुछ किया कावी को प्रोटेक्ट करने के लिए किया। नट कहता है कावी कैसे समझ पाता कि उसकी माँ उसे तकलीफ देकर उसका साथ देना चाह रही हैं। डायरेक्टर कहता है उन्होंने उस समय और भी कुछ किया होगा जो हमें स्क्रिप्ट से क्लियर नहीं हो पा रहा है, तुम्हें एक और बार स्क्रिप्ट को चेक करना चाहिए।
नट की माँ किसी बीमारी की एक बुक पढ़ रही थी जिसे वो अचानक छुपा कर रख देती है। तोफू नट के रूम में आकर कहता है, नीचे मिस चेयर भी सो चुकी हैं और नट की माँ भी बहुत कम बातें कर रही हैं। अचानक से घर बहुत शांत हो गया है। तो नट की बुक उससे कहती है, कल रात को जो भी कुछ हुआ हो सकता है उनके दिमाग में अभी भी वो चल रहा हो और वो अपसेट हों। तो तोफू कहता है, हॉस्पिटल से आने के बाद वो और भी शांत हो गई हैं, जैसे उनके दिमाग में कुछ चल रहा है। तभी नट की माँ वहाँ आकर कहती है, तोफू क्या तुम मेरा एक काम कर सकते हो। नट की माँ तोफू को नट की बुक रीड करने के लिए कहती हैं, जिससे वो ये जान सकें कि क्या नट उनके बारे में कभी लिखता भी है या नहीं। तोफू कहता है, आप अचानक से ये सब क्यों जानना चाहती हैं। तो नट की माँ उससे कहती हैं, मैं जानना चाहती हूँ कि उसने कहीं मेरे बारे में कोई कंप्लेंट्स तो नहीं लिखी हैं जिससे मैं उन्हें ठीक कर सकूँ, इससे पहले कि बहुत लेट हो जाए। नट ने ज़्यादातर अपने घर के बारे में, अपनी टेबल, चेयर्स, टेडी बियर के बारे में लिखा था। तो नट की माँ उससे कहती हैं, ऐसा लगता है जैसे उसकी एवरीडे लाइफ में मैं कहीं हूँ ही नहीं। तभी तोफू कहता है, उसने आपके बारे में भी लिखा है। अपना पेमेंट चेक मिलते ही उसने आपके लिए फ़ोन खरीदने के बारे में सोचा था, लेकिन साथ में उसने लिखा है कि आपने उस चीज़ को लेकर कंप्लेन की थी क्योंकि आपको वो फ़ोन बहुत एक्सपेंसिव लगा था। नट की माँ कहती हैं, उस वक्त मैं सोच रही थी कि नट को अपने लिए पैसे सेव करने चाहिए, इसलिए मैंने उससे वैसा कहा, पर मुझे नहीं पता था कि उसे बुरा लगा। मुझे उसे थैंक्स कहना चाहिए था। तोफू कहता है, वो आपके बारे में सोच रहा था इसलिए वो आपके लिए फ़ोन ख़रीदना चाहता था, और आप उसके बारे में सोच रही थी इसलिए आप चाहती थी कि वो अपने लिए पैसे सेव करे। आप दोनों ही एक दूसरे के बारे में सोच रहे थे, पर आप एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर सके। अगर आप दोनों ने एक दूसरे से बात की होती तो शायद नट अपसेट नहीं होता। अब नट की डायरी में आगे लिखा हुआ था, मैं अक्सर जॉब पर बाहर रहता हूँ, माँ अकेली रहती हैं, इसलिए मैं हमारी फैमिली में एक और मेंबर को ऐड कर रहा हूँ, खुन चाय को, जिससे जब भी मैं बाहर रहूँ तो वो माँ के साथ रह सके। तोफू उनसे कहता है, नट बाहर रहकर भी चाहता था कि वो आपका कैसे भी ख्याल रख सके। तोफू जब वापस नट के रूम में आता है तो वो नट की नोटबुक से कहता है, अब मुझे समझ आया कि नट की माँ क्यों बुक को खुद रीड नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वो रियलिटी को फेस नहीं करना चाहती थी कि नट ने उनके बारे में कुछ लिखा भी है या नहीं। वो नोटबुक उससे कहती है, तोफू तुमने बिल्कुल ठीक किया, कभी कभी ह्यूमन को दूसरों को खुश रखने के लिए झूठ कहना पड़ता है। तोफू कहता है, नट ने उनके बारे में डायरेक्टली कुछ नहीं लिखा है, लेकिन साफ पता चलता है कि वो उनकी कितनी परवाह करता है और उनसे प्यार करता है। अब तोफू नट को मैसेज करता है, मैं तुम्हारी माँ को वॉक पर लेकर जा रहा हूँ, तो हम दोनों तुम्हें घर पर नहीं मिलेंगे। नट की माँ तोफू को बताती है, जब मैं छोटी थी तो मैं अपनी ग्रैंड माँ के साथ बड़ी हुई थी। मेरे पेरेंट्स का डाइवोर्स हो गया था, वो अलग अलग हो गए थे। मैं एक हैप्पी फैमिली में नहीं थी, पर मैं चाहती थी कि मेरी फैमिली एक हैप्पी फैमिली हो, लेकिन वैसा भी नहीं हो सका क्योंकि मेरा नट बाकी लड़कों से बिल्कुल अलग था। मैं मानती हूँ कि पहले मैंने इस बात को नेगलेक्ट किया था क्योंकि मुझे उसके फ्यूचर की परवाह थी। मुझे डर था कि लोग उसे एक्सेप्ट करेंगे या नहीं, लोग उसे एबनॉर्मल तो नहीं मानने लगेंगे, कोई उसे प्यार करेगा या नहीं। इसलिए मैंने उसके डैड की साइड ली और उसे वो बनने के लिए फ़ोर्स किया जो वो नहीं चाहता था। जबकि एक माँ होने के नाते मुझे उसे सपोर्ट करना चाहिए था, उसे प्रोटेक्ट करना चाहिए था, पर मैंने उसका दिल तोड़ा। उस दिन के बाद से वो कभी भी मुझसे बात नहीं करता था। मुश्किल से ही हम दोनों में एक दो शब्दों की बातें होती थी। मैं उसका इंतज़ार करती थी, पर वो मेरे साथ कभी लंच नहीं करता था। और फिर उसके डैड के जाने के बाद हम दोनों की दूरियां और भी बढ़ती चली गईं। और फिर एक समय ऐसा आया जब मुझे लगने लगा कि नट को अब मेरी ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन धीरे धीरे मैं समझ गई थी, मेरा लड़का कोई एबनॉर्मल लड़का नहीं है, गे होना एबनॉर्मल नहीं है। जब मैं मैगज़ीन्स में उसके इंटरव्यू देखती थी, जब मैं देखती थी कि वो कितना बड़ा राइटर बन गया है, मुझे बहुत खुशी होती थी। वो अपने बाकी दोस्तों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकता है, वो खुद की फैमिली को सपोर्ट कर सकता है। अगर वो गे है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो एबनॉर्मल है। बच्चों को हमेशा उनका खुद का रास्ता चुनने देना चाहिए। पेरेंट्स को कभी उनकी लाइफ में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ये बच्चों की लाइफ है, ना कि उनकी। तोफू उनसे कहता है, आपने बहुत टाइम पहले ही एक्सेप्ट कर लिया था ना कि वो एक गे है। नट की माँ उससे कहती है, हाँ, मैं कभी भी तुम्हें घर से बाहर नहीं करना चाहती थी, वो भी इस बात को लेकर कि तुम मेरे बेटे के बॉयफ्रेंड हो।
अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहते हैं, उसकी खुशी मेरे लिए मायने रखती है। मैंने देखा था कि उस दिन अपने बर्थडे वाले दिन वो तुम्हारे साथ कितना खुश था। तोफू, इसके लिए मैं तुम्हें भी थैंक्स कहना चाहती हूँ। तुम्हारी वजह से उसकी लाइफ में खुशियाँ वापस आईं, और इन दिनों जब मैं बिल्कुल अकेली थी तुम हमेशा मेरे साथ थे। नट भी वहीं बैठा हुआ था और उन दोनों की सारी बातें सुन रहा था। तोफू नट की माँ से कहता है, अभी भी बहुत देर नहीं हुई है, आप नट से बात कर सकती हैं, आप दोनों फिर से शुरुआत कर सकते हैं। खुंचा अचानक से नट के पास आ जाता है, जिससे तोफू को पता चल जाता है कि नट भी वहीं बैठा हुआ है। तोफू मुस्कुराने लगता है और नट की माँ को वहाँ से लेकर चला जाता है। नट जब घर वापस आता है तो अपनी माँ के फुटवेयर्स की तरफ देख रहा था। तभी तोफू वहाँ आता है। तोफू उससे कहता है, नट, आज मैं तुम्हारी माँ के साथ वॉक पर गया था, हमने आपस में बहुत सारी बातें की। वो हम दोनों को साथ में देखकर इसलिए कोई रिएक्शन नहीं देती क्योंकि उन्होंने हमें एक्सेप्ट कर लिया है, और तुम सोच रहे थे कि वो हमें इग्नोर करती हैं। नट, अब बहुत समय हो गया है, तुम्हें अपनी माँ को एक चांस देना चाहिए। उनके शूज़ ख़राब हो गए हैं, क्यों ना हम कल उनके लिए एक नए शूज़ लेने चलें। नट अचानक वहाँ से चला जाता है तो वो तुरंत नट की माँ के रूम के बाहर जाता है और उनसे कहता है, कल आप बिल्कुल रेडी रहना, क्योंकि कल हम शॉपिंग मॉल जा रहे हैं आपके लिए फुटवेयर लेने के लिए। नट हमें लेकर जाएगा। नट की माँ एकदम खुश हो जाती हैं। अगले दिन वो रेडी होकर नीचे भी आ जाती हैं। वो तोफू से पूछती हैं कि नट कहाँ है, लेकिन तोफू उन्हें कोई जवाब नहीं दे पाता। और यहीं पर हमारा एपिसोड 11 ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट भी मैं जल्दी शेयर करूँगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।